जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आशीष कुमार। कल हम लोगों ने राष्ट्रपति के वीटो शक्ति के बारे में जाना था। आज हम लोग राष्ट्रपति की कुछ अन्य उन्मुक्तियों के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति की कुछ अन्य उन्मुक्तियां जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 361 में वर्णित है। आर्टिकल 361 क्लॉज 1 में राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी कानूनी कार्यवाही से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान करता है। अर्थात राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति के पद पर है तो उसके द्वारा किया गया कोई भी कार्य किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तो यदि वह कोई कार्य करता है, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वह व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके खिलाफ उस कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में वह उत्तरदायी नहीं होगा कि उसने कार्य किया है तो वह न्यायालय में जाके बताए कि वह क्या कार्य किया है और किस लिए कार्य किया है। और हम लोग आगे देखेंगे तो आर्टिकल 361 क्लॉज 2 361 क्लॉज 2 में राष्ट्रपति के पद धारण करने के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी दंडिक कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही ना तो शुरू की जाएगी और यदि शुरू की भी गई है तो ना तो चालू रखी जाएगी। यह इसलिए किया गया है ताकि राष्ट्रपति अपने पद के कर्तव्य का निर्वहन स्वच्छंदता पूर्वक निर्वहन कर सके। हम लोग आगे देखेंगे 361 क्लॉज 3 में राष्ट्रपति पद धारण करने के दौरान उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई भी न्यायालय किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं कर सकता है। अर्थात यदि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है तो उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में उसके विरुद्ध उसके गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं किया जाएगा। आगे देखेंगे 361 क्लॉज 4 361 क्लॉज 4 में राष्ट्रपति के व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में यदि कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध सिविल कार्रवाई शुरू करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है, परंतु इसके लिए कुछ आधार निश्चित किए गए हैं। पहला आधार है कि लिखित सूचना राष्ट्रपति को दी जानी चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रपति के खिलाफ सिविल कार्रवाई शुरू करना चाहता है वह व्यक्ति राष्ट्रपति को लिखित सूचना देगा। और दूसरा आधार है कि ऐसी सूचना दिए हुए 2 माह का टाइम पीरियड पूरा हो गया हो, तभी ऐसी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अभी तक साथियों हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में जाना। अब हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो भारत के राष्ट्रपति के पद के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद माना जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद और दूसरा सबसे ऊंचा पद माना जाता है। आर्टिकल नंबर 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति अर्थात जैसे मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष होते हैं तो उनका चुनाव किया जाता है, लेकिन राज्यसभा के सभापति का कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो राष्ट्रपति जिस दिन से चुन के आएगा उसी दिन से राज्यसभा का सभापति वह पदेन हो जाता है। अर्थात जिस दिन से वह राष्ट्रपति नियुक्त किया जाएगा उसी दिन से वह राज्यसभा का सभापति नियुक्त हो जाएगा। आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 65 आर्टिकल नंबर 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जैसे मान लीजिए किसी आकस्मिक स्थिति में या राष्ट्रपति का पद किसी स्थिति से खाली हो गया है तो उपराष्ट्रपति जो होगा वह राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करेगा। इसमें एक बिंदु यह जोड़ा जाएगा कि जैसे अमेरिकी संविधान में यह व्यवस्था है कि जैसे राष्ट्रपति का पद वहां जैसे खाली हुआ तो वहां का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। लेकिन भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जब तक राष्ट्रपति का पद खाली है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 66 आर्टिकल 66 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान करता है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव, आर्टिकल नंबर 66 उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है और उस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जैसे राज्यसभा के सभी सदस्य जिसमें निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य शामिल होते हैं, और लोकसभा में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वो भी शामिल होते हैं। तो जैसे उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में मुख्यतः दो डिफरेंस पाए जाते हैं। जो जैसे उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं, तो वहीं राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य तो शामिल होते ही हैं, परंतु राज्य विधान सभा के सदस्य भी शामिल होते हैं। और दूसरा अंतर यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। और उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतदान प्रणाली से किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब कि जैसे हमारे यहाँ आम चुनाव लोकसभा या विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, तो इसमें हम लोग जाते हैं, एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार है, तो एक व्यक्ति एक वोट देके चले जाते हैं। तो इसमें हम लोग कोई वरीयता नहीं सेट करते हैं, लेकिन जो निर्वाचक मंडल उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए बनाया जाता है उसमें एक वरीयता सेट की जाती है। जैसे मान लीजिए कोई दो व्यक्ति हैं, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी, इसमें कोई मतदाता है, व्यक्ति ए को पहला वोट देता है और दूसरे व्यक्ति को दूसरी वरीयता देता है, और कोई ये हो गया पहला व्यक्ति और ये हो गया दूसरा, मतलब दूसरा ये मतदाता हो गया। दूसरा मतदाता यहाँ दूसरे को यहाँ इनको जो है दूसरी वरीयता दिया, इनको पहली वरीयता दिया। ऐसे आ गया तीसरा मतदाता आ गया, तीसरे मतदाता ने इनको पहली वरीयता दिया, इनको दूसरी वरीयता दिया। तो इसको पूरा काउंट करके देखेंगे तो ये जो है व्यक्ति ए उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए विजयी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको जो है दो व्यक्तियों ने पहली वरीयता दी है और इनको केवल एक व्यक्ति ने पहली वरीयता दी है, तो इसलिए जो है इनको व्यक्ति ए को विजयी घोषित किया जाएगा। और यह चुनाव जो है गुप्त मतदान के द्वारा पूरा किया जाता है, और इसमें किसी भी पार्टी के द्वारा कोई पार्टी व्हिप जारी नहीं होती है। पार्टी व्हिप वह होता है कि जैसे कोई भी पार्टी है तो उसका एक व्हिप जारी होता है कि उसके व्हिप के खिलाफ कोई वोटिंग नहीं करेगा। तो यह जो है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यह पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है। और हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे अभी हाल फिलहाल में हमारे यहाँ भारतीय उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव हुआ, तो इसमें दो उम्मीदवार थे। दोनों उम्मीदवार में जो उम्मीदवार विजयी हुए माननीय श्री राधाकृष्णन जी, उनको 452 वोट मिले, और सुदर्शन रेड्डी जी जिनको 300 वोट मिले। तो सुदर्शन रेड्डी जी 300 वोट पाके दूसरे स्थान पर रहे, और सीपी राधाकृष्णन जी 452 वोट पाके विजयी हुए और भारत के नए उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। चलिए हम लोग आगे देखेंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं जो है वो उसमें मुख्यतः 3 योग्यताएं बताई गई हैं, जिसमें पहला है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और तीसरा वह व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेय सभापति होता है। और राष्ट्रपति के संबंध में क्या है कि राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखना चाहिए। अर्हता मतलब एलिजिबिलिटी। ठीक है साथियों, आज यहीं तक। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। देखेंगे उपराष्ट्रपति पद से हटाए जाने की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति पद के कार्य। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।